गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे नोटरी सेल डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए जेएमएफसी सत्यापित एफिडेविट ड्राफ्ट के बारे में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष जो हम शपथ पत्र सत्यापित करने के लिए प्रस्तुत करेंगे उसकी ड्राफ्ट क्या होगी। वर्तमान समय में नोटरी सेल की तरफ से तमाम नोटरी अधिवक्ताओं को जो है कि नोटिस तो जीमेल पे नहीं दिए जा रहा है, लेकिन जब वो वेलकम नोटरी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करते हैं तब जैसे ही फर्स्ट पेज दिखाई देता है लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन में, तो राइट साइड जो क्लियर डिफेक्ट लिखा रहता है, जिनका डिफेक्ट नहीं है तो उनको तो क्लियर नो डिफॉल्ट दिखाएगा, लेकिन जिनके उसमें कोई डिफेक्ट आया है तो वह डिफेक्ट एक आसमानी रंग का दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस साइट पर पहुंच जाएंगे जहां पे वो डिफेक्ट दिखाई देता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूं, और उसमें जो हमें एफिडेविट जो पेश करना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, उसकी ड्राफ्ट भी मैंने तैयार की है। उसके बाद मैं आपको ड्राफ्ट भी बता देता हूं। तो आइए सर, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ प्रोसीजर, जिससे आपको आसानी हो जाए कि आप स्वयं लॉगिन करने के बाद देख सकें, क्योंकि कई लोग इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि हमें ईमेल प्राप्त होगा और जो नोटरी सेल दिशा निर्देश देगा तो हम ईमेल पे जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। वे लगातार ईमेल ही चेक करते रहते हैं, और वो जबकि ईमेल नोटरी सेल के द्वारा दिया ही नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ भी काफी अधिवक्ता इसी इंतजार में बैठे रहे, लेकिन नोटरी सेल के द्वारा किसी को ईमेल नहीं दिया गया। लेकिन मेरे द्वारा उसके अंदर जाकर देखा गया तो उसमें वहाँ जो प्रॉब्लम दिखाई देती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों की जानकारी भी हो सके, नॉलेज में भी इजाफा हो सके, और आप हाथ पे हाथ रख के ना बैठे रहें। आप स्वयं उसमें जाके पोर्टल पे चेक कर लें कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। मेरे एक व्यूवर्स ने सलीम खान है हमारे व्यूवर्स एक राजस्थान के, वो स्वयं नोटरी सेल दिल्ली गए थे। वहां पे उन्होंने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स करके लिखा है कि उनका आवेदन पीछे दब गया था कहीं, और वहां उन्होंने जाके निकलवाया और फिर दस्तखत करने भेजा और उनको बताया कि 7 दिन में सीओपी मिल जाएगा। ये ऐसी कमेंट्स उन्होंने मेरे वीडियो के नीचे की है। आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, उन्होंने कमेंट्स करके लिखी है। और आप स्वयं भी रजिस्ट्रेशन बॉक्स में जाके अपनी सारी स्थितियां देख सकते हैं। तो आइए सर, मैं पहले आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, स्क्रीन शॉट जो मैंने आपके लिए विशेष तौर से तैयार करके रखा है। जैसा कि सर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप वेलकम नोटरी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में लॉगिन होकर जैसे ही आप जाएंगे अंदर, तो आपको ये पेज दिखाई देगा, और ऊपर रिमार्क्स में आपको ये दिखाई दे रहा है नेम मिसमैच इन मैट्रिक, फादर नेम मिसमैच इन एफिडेविट फ्रॉम मेमोरियल, अपलोड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, और ये आपको यहाँ अपलोड करने का कॉलम दिखाई दे रहा हो। इस डिफेक्ट में जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरीके का ये दिखाई देगा। ये बतौर एग्जाम्पल के मैंने आपको बताया है। अब इसमें हमें जो एफिडेविट वगैरह पेश करना है उसकी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो ड्राफ्ट होगी, ये मैंने एक स्क्रीन आपको शेयर कर लिया है। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आज लेके बैठा हूँ आपके लिए, जिसके आधार पे मैं आपको काफ़ी कुछ जानकारी दे दूंगा, जिससे आपको भी आसानी हो जाएगी। तो ये तो सर आपका वो हो गया। और जब आप उसमें फर्स्ट पेज पे जैसे ही आप अंदर जाएंगे, ये दिखाई देगा, और ये हर व्यक्ति को अलग अलग दिखाई देगा सर। जिसको नोटरी सेल को जो भी वो रिक्वायरमेंट होगी तो ये यहीं दिखाई देगा सर आपको। आप ईमेल के इंतजार में ना बैठें, आप तुरंत रजिस्ट्रेशन नोटरी पोर्टल पर जाएं, रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करें, और उस फर्स्ट पेज में जो क्लियर डिफेक्ट का कॉलम आता है राइट साइड आएगा, आसमानी रंग का दिखाई देगा। आप उस पर जैसे ही क्लियर करेंगे तो वो पेज दिखाई देगा जो मैंने आपको बताया। आपका जो डिफेक्ट होगा आपको दिखाई देने लगेगा। तो उस क्वेरी को आपको पूरा करना है, और एफिडेविट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा सत्यापित करके पेश किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा, ये आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे संबंध में है। इसमें जो है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपको बता दूं सबसे पहले सर, मैं डिफेक्ट जो है कि डिफेक्ट बता देता हूं उसमें। इसमें ये ई बुक है सर, इस ई बुक के अंदर से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। न्याय की नींव मजबूत करने वाले आप न केवल दस्तावेजों को प्रमाणित करते हैं, बल्कि भरोसे और सत्य का सेतु भी बनाते हैं। हर हर हस्ताक्षर आपकी जिम्मेदारी और समर्पण की गवाही देता है। ये नोटरी एडवोकेट्स के लिए है 2 लाइन जो मैंने ई बुक में प्रारंभ में लिखी है मोटिवेशनल के लिए। और इसका ई बुक का जो नाम भी है, नोटरी सेल डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए जेएमएफसी सत्यापित सर्टिफिकेट। अब हम बिना देर करे सीधे ड्राफ्ट पे आ जाते हैं सर। ये डिस्क्लेमर भी मैंने लिखी है।
इसमें सर थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं एफिडेविट के संबंध में आपको बहुत शॉर्ट में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, यह अधिनियम शपथ पत्रों को प्रमाण के रूप में मान्यता प्रदान करता है। नंबर 2 है साक्ष्य अधिनियम 2023, यह नया अधिनियम भारतीय न्याय प्रणाली में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता देता है। नंबर 3 है सत्यापन अधिनियम 1939। नंबर 4 है सिविल प्रक्रिया संहिता 1960, इसमें आदेश 19 और अन्य उसमें भी एफिडेविट के बारे में बताया। शपथ पत्रों का उपयोग विशेष रूप से सिविल मामलों में किया जाता है। नंबर 3 है नोटरी अधिनियम 1952, इसमें भी एफिडेविट को प्रमाणित करने के बारे में बताया गया है। यह अधिनियम शपथ पत्रों को प्रमाणित करने के लिए नोटरी की भूमिका और अधिकारों को परिभाषित करता है। नंबर 6 है आधिकारिक शपथ पत्र 1969, यह अधिनियम शपथ पत्र लेने और सत्यापन की प्रक्रिया की वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। भारतीय दंड संहिता में 191 और 193 में झूठी शपथ पत्र के मामले में दंड का प्रावधान बताया गया है। आईटी अधिनियम 2000, यह अधिनियम डिजिटल शपथ पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को मान्यता देता है। तो ये इतने जो एफिडेविट से संबंधित हैं आपको बता दिए मैंने प्रारंभ में। अब हम आ चुके हैं सर JMFC, ये अक्सर मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे कहा था इसकी ड्राफ्ट के बारे में भी। तो सर मैंने काफी सोच विचार करने के बाद एक आइडियल ड्राफ्ट तैयार की है, जिसमें मैंने उन सभी बातों का समावेश करने की पूरी कोशिश की है कि किसी भी व्यक्ति की कोई बात ना रह जाए। वैसे तो सभी अधिवक्ता आप लोग विद्वान हैं, आप स्वयं भी शपथ पत्र तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी एक सिलसिलेवार तैयार किया है ताकि कभी जल्दबाजी में या भूलवश हमसे कोई बात रह ना जाए और वो सभी बातों का समावेश आ जाए। वैसे इसमें खास तौर से जो आपसे रिलेटेड बात है आपको इसमें उन्हीं का उपयोग करना है। अब इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे ऊपर हमें लिखना है JMFC महोदय। तहसील छोड़ दें आप, जिला आप जो भी आपकी तहसील हो, जो भी आपका जिला और जो भी स्टेट हो, आपको लिखना है। शपथ पत्र बीच में लिखा जाएगा। नाम में आपका पूरा नाम, पिता का नाम, उम्र, वर्ष, निवासी, जिला, ये पूरा लिखा जाएगा। और शपथ पूर्वक या घोषणा करता हूं कि नंबर 1 मेरे नाम के संबंध में स्पष्टीकरण। नंबर 1 में मेरे नाम के मतलब यदि उसने आपके नाम का स्पष्टीकरण पूछा है तो आपको ये पूरा पेरे में आपको क्लियर करना है। आपके पिता के नाम में कोई डिफेक्ट है, 10वीं की अंक सूची में, 12वीं की अंक सूची में, एनरोलमेंट नंबर में, जो आवेदन आपने पहले नोटरी सेल भरा था उसमें, और जो नोटरी की अंतिम सूची में जो आपका नाम का चयन हुआ था उसमें, इन सभी में अगर आप में डिफरेंस है तो ऐसी दशा में यदि आपके ही नाम में डिफरेंस है तो आपको इसका पैरा नंबर 1 का यूज करना है। यदि आपके पिता के नाम में भी मिसमैच है तो आपको पैरा नंबर 2 पे आना है। तो पहले मैं पैरा नंबर 1 के बारे में बता देता हूँ। सर नंबर 1 है अधिकतर जो मिसमैच के संबंध में जो क्वेरी पूछी जाती है वो नंबर 1 है कि मेरे 10वीं की अंक सूची में मेरा नाम, यहाँ आपको नाम लिखना है। सर इसमें आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि 10वीं की अंक सूची में जो आपको नाम लिखना है सर, ये बिल्कुल वही नाम लिखना है जो आपकी 10th की अंक सूची में लिखा हुआ। और नाम भी ऐसा लिखना है कि अपनी मर्जी से ना तो स्पेलिंग आप घटाना ना बढ़ाना। जैसा आपकी 10th की अंक सूची में लिखा आप सेम टू सेम आपको सर वैसा ही लिखना है, जैसे कि आपका नाम जो भी उसमें लिखा हुआ है। जैसे कि आपका नाम कैपिटल अक्षरों में उसमें लिखा हुआ है तो इसमें सर आप कैपिटल अक्षरों में ही लिखें, आप स्मॉल में भी न लिखें। जैसे उसमें लिखा हुआ है 10th की अंक सूची में, ये 10th की अंक सूची लेके बैठा हूं मैं आपके लिए विशेष तौर से, तो वैसा के वैसा ही लिखना है सर। और पिता का नाम उसमें जैसा लिखा है वैसा के वैसे, क्योंकि हम शपथ किस बात की ले रहे हैं कि मैं 10वीं की अंक सूची में मेरा नाम। तो अब आपको मन मर्जी से नहीं लिखना, आप 10वीं की अंक सूची हाथ में लेके बैठे, इसमें जैसा लिखा है वैसा वैसे सर आप क्लियर इसमें लिख दें आप कि और पिता का नाम, उसके बाद फिर आपका पता जो आपने जो नोटरी सेल में पहले दिया था और आधार कार्ड में जो पता, आप पूरा पता लिख दें। सॉरी ये मैंने ऊपर की लाइन पढ़ दी, नीचे की लाइन पे हम चल रहे हैं। मेरी 10वीं की अंक सूची में मेरा नाम और पिता का नाम दर्ज है, आपको ये एक पॉइंट क्लियर करना है। दूसरा इसमें सर मेरे मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के इनरोलमेंट प्रमाण पत्र में मेरा नाम हिंदी में, अधिकतर हिंदी में लिखा हुआ है सर, तो आप जैसा लिखा है, अगर उसमें आगे श्री लगा है तो आप श्री भी लगा दें सर, जैसा लिखा है, ताकि कल से नोटरी सेल ये नहीं कहे मिलान करने के बाद कि आपने तो श्री लिखा था और इसमें आगे का नाम अलग है। तो हम उसको इतना भी ना कहने दें, क्योंकि हम ये जो घोषणा करेंगे कि उपयुक्त सभी व्यक्तियों के नाम एक ही हैं, तो उसमें हम बिल्कुल क्लियर टू क्लियर लिख दें ताकि नोटरी सेल को किसी भी प्रकार से आगे की क्वेरी करने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसमें वैसा कि वैसे ही सर आपको नाम लिखना है। मैंने जो आपको एनरोलमेंट नंबर के बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं वही बता रहा था सर मैं, 1 मिनट में डॉक्यूमेंट्स ये रहा। अधिकतर उसमें श्री भी लिखा हुआ है
नाम के आगे भी श्री लगा हुआ है, पिता के नाम के आगे भी श्री लगा हुआ है और आपका पता लिखा हुआ है उसमें, तो सेम टू सेम सर आप हिंदी में ही लिखें, इसमें अंग्रेजी में ना लिखें। क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि हम सोचते हैं कि पिताजी का नाम और अपना नाम चलो अंग्रेजी में लिख दो, ऊपर हमने अंग्रेजी में लिखा है 10th का, तो ये भी हम अंग्रेजी में लिख देते। नहीं सर, हम शपथ पत्र दे रहे हैं कि जैसा आपका इनरोलमेंट नंबर में लिखा हुआ है वैसा के वैसे ही सर आपको उसमें लिखना है। हिंदी में लिखा हुआ है और जिसके पास अगर अंग्रेजी में लिखा हो किसी के इनरोलमेंट नंबर में तो अंग्रेजी आप लिख दें। वैसे अधिकांशतः हिंदी में लिखा है तो आप हिंदी में ही लिखें, ताकि नोटरी सेल अगली बार आपको नोटिस देके ये ना कह सके कि आपने इसमें पूरी पूर्ति नहीं की और ये कमी फिर रख दी। तो ये हो गया सर हमारा दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में सर हम चलेंगे कि मेरे द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र जो जेएमएफसी न्यायाधीश शुजालपुर, ये मैंने लिख दिया, आप अपनी जगह का नाम लिख दें, द्वारा प्रमाणित था उसमें मेरा नाम। ये भी सर अब आप देख लें, आपके पास भी मौजूद होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है सर। ये मैंने तो कलर फोटो कॉपी करके इसकी रख ली थी और आप सभी लोगों के द्वारा भी उसकी कॉपी रखी गई होगी। ये आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार से शपथ पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पे ये 6 था। आप तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ये ऑफलाइन स्टाम्प है, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन पे ही करें, ऑनलाइन मिलता है तो आप ऑनलाइन पे भी कर लें, उसके भी वही मान्यता रहती है। अब इसमें सर जो आपने नाम लिखा था, जैसे लिखा था, हम लोगों ने अंग्रेजी में पेश किया था तो अंग्रेजी में, आपने हिंदी में पेश किया था तो हिंदी में, वैसा के वैसे ही सर आप नाम लिख दें। मेरे द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र और जेएमएफसी न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा प्रमाणित था उसमें मेरा नाम, पूरा नाम दर्ज कर दें आप, पूरा पूरा नाम, पिता का नाम जैसा आपने लिखा था। उसके बाद अगली घोषणा में आएगा नंबर 1 में, मैंने भारत सरकार द्वारा दिनांक को मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रकाशित नोटरी की अंतिम सूची में 14/5/2024 से, वैसे जनरली मध्य प्रदेश में आपका जो भी स्टेट हो, जो भी आपकी तारीख हो आप वहां लिख दें, क्योंकि एफिडेविट ऑल इंडिया के सभी नोटरी एडवोकेट्स के लिए लाभदायक है। अभी पूरे ऑल इंडिया में नोटरी एडवोकेट्स की नियुक्ति होने की प्रोसेस चल रही है, 6 स्टेटों में ये काम ओपन हो चुका है और बाकी में बाकी है, तो वहां सभी को आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए आप आपका जो अंतिम नाम जो है, अब मैं आपको ये भी बता दूं, सूची भी सर आपको मैं दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये मैंने आपके लिए सूची भी सर तैयार करके रखी है, इसका एक पेज करके तैयार रखा है मैंने, देखें आप ये सूची, ये हर स्टेट की अलग से दी गई है, जिसमें जिस स्टेट में जितने भी एडवोकेट्स को नियुक्त किया गया है तो उसमें सीरियल क्रमांक रहता है पहला, जो भी आपका 2000, 2015, 120, 150, उसके आगे फिर आपका वो सीरियल क्रमांक रहता है, एनओपी, एनआर, एनईसी ऑब्लिक 2021, 23, जिस सन में भी आपको, और उसके आगे आपका नंबर रहता है, तो वो सारी एंट्री हमें यहाँ पे करना है। मैंने भारत सरकार द्वारा दिनांक लिख देंगे, मध्य प्रदेश राज्य के लिए, आपकी जो भी स्टेट हो ऑल इंडिया में आप वो लिख दें। ये एक आइडियल शपथ पत्र है, आप इसको अपने हिसाब से अमेंड कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। प्रकाशित नोटरी की अंतिम सूची में क्रमांक और आवेदन संख्या जो भी है के साथ अपना नाम। अब उसमें सर जो नाम लिखा था आपका सेम टू सेम लिखना है सर, आप इस बात में गलती ना करें। मैं वीडियो इसलिए बनाया मैंने खास तौर से कि उसमें अगर कैपिटल अक्षरों में आपका नाम लिखा है तो आप अंग्रेजी में कैपिटल अक्षरों में इसमें लिखें, पिता का नाम जो लिखा वो का वही आप लिख दें, के रूप में चयनित किया गया। अब ये चारों जो घोषणाएं सर थी हमारी 10वीं की अंक सूची की हो गई। इसमें एक घोषणा मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से बता देता हूं। नंबर 1 हो गई 10वीं की अंक सूचना, दूसरी हो गई एनरोलमेंट के संबंध में, तीसरी हो गई जेएमएफसी की हो गई, और भारत सरकार में नोटरी में चयन किया गया था आपका उसकी घोषणा है। चारों डिटेल आपने लिख दी और लास्ट में आपको लिखना, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है जो लास्ट में आपने जो ऊपर लिखी उसकी क्या है, उपयुक्त सभी नाम एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे को संदर्भित करते हैं। उपयुक्त सभी नाम एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे को संदर्भित करते हैं। यह आपकी स्वयं की घोषणा हो गई इन चारों की। अब नोटरी सेल के द्वारा जिसको जिस प्रकार से डिफेक्ट दिया गया है, ये शपथ पत्र को वो अपने पर्सनल में उस प्रकार से यूज कर सकता है, इसमें अमेंडमेंट भी कर सकता है वो व्यक्ति, और कुछ कालम अगर उसको लगते हैं एकाधिक को हटा भी सकता है। ये चारों अगर रखे भी लिखे भी रहने देगा तो सर कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो चारों की घोषणा आ जाएगी। और हो सकता है कि नोटरी सेल भविष्य में अगर कोई फिर डबल से एफिडेविट की मांग सोचे तो आप उसको पहले ही अगर आप क्लियर कर दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब से, जज साहब से शपथ पत्र बार बार तस्दीक कराना एक इतना आसान काम भी नहीं होता है। जो है कि जज साहब कई बार मना कर देते हैं, फिर सभी वकील, हम लोग भी गए थे सर, कम से कम 12-15 वकील इकट्ठे होके गए थे। जज साहब ने 3 दिन कागज रखे रखे हमारे, ऊपर तक बात की, और इधर हमारे पास में जो दूसरा जिला लगता है वहां पे तो मना ही कर दिया था शुरू में
कि हम नहीं करेंगे, फिर उन्होंने डीजे से बात की, फिर ये डीजे साहब ने उनसे कहा, तो इस प्रकार की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप एफिडेविट एक बार बनाए, सोच समझ के बनाए और जबरदस्त और महत्वपूर्ण बनाए कि उसमें कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि आप की कोई कमी रह गई एफिडेविट में, तो फिर आपको अकेले जज साहब के पास जाना पड़ेगा शपथ पत्र तस्दीक कराने के लिए। जब वो 20-20 50-50 लोगों को आसानी से तस्दीक नहीं कर रहे हैं, तो आपको भला फिर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि नोटरी सेल के द्वारा जेएमएफसी शपथ पत्र ही मांगे गए। नोटरी एफिडेविट को मान्यता नहीं दे रहे हैं सर। बिल्कुल, उन्होंने, आप जब देखेंगे एफिडेविट, पहले भी जेएमएफसी मांगे थे और अब भी हमें जेएमएफसी का ही देना है। अब इसमें आगे चलते हैं पिता के नाम के संबंध में। ये ऊपर वाला कॉलम एफिडेविट का था स्वयं की जानकारी का। यदि किसी की स्वयं की जानकारी नहीं है, पिता की है, तो दूसरे कॉलम का एफिडेविट अब मैं आपको बता देता हूं। मेरे पिता के नाम के संबंध में स्पष्टीकरण, पहला आपके स्वयं का हो गया, पिता के नाम के। मेरे पिता का नाम विभिन्न दस्तावेजों में, अब विभिन्न दस्तावेज कौन कौन से हो गए सर? 10वीं, 12वीं, एनरोलमेंट नंबर, और आपका जो है कि पंजीयन, एनरोलमेंट पंजीयन सनद हो गया आपका, जिसको हम कहते हैं, और शपथ पत्र जो आपने पहले पेश किया था। कई बार ऐसा भी डिफॉल्ट उनके द्वारा बताया है कि आपने जो शपथ पत्र में जो लिखा है आपकी 10वीं 12वीं की अंक सूची में नाम मिसमैच है। तो ये सब चीजों में जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अभी ऊपर मैंने आपको बताए थे, अंतिम सूची जो आपने आवेदन भरा था नोटरी सेल का सर्वप्रथम, उसमें लिखा हुआ नाम, जो अंतिम सूची में आपका चयन हुआ वो नाम, इन सब में जिस जिस प्रकार से आपके पिताजी के नाम में गड़बड़ है, जैसे कि कहीं आपके पिताजी का नाम गोपाल है, कहीं गोपाल मेवाड़ा है, कहीं गोपाल सिंह मेवाड़ा है, कहीं श्री गोपाल सिंह है, कहीं श्री गोपाल सिंह मेवाड़ा है, तो वो सभी को एक ही शब्द में कामा लगाते लगाते आप लिख दें सर। 4 है तो 4, 5 है तो 5, एक भी ना छोड़ें। क्योंकि ऐसा फिर हो सकता है कि नोटरी सेल फिर आपको दोबारा दे दे उस जांच को पकड़ के कि अरे इनने गोपाल सिंह मेवाड़ा की घोषणा तो छोड़ ही दी है, उनके साथ मिसमैच पाया गया, वो एक दस्तावेज वो घोषणा में अगर आ जाएगा तो फिर आपको दोबारा इस प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें मेरे पिता का नाम विभिन्न दस्तावेजों में सभी लिख दें आप, कॉलम डेट डैश करके के रूप में दर्ज है। और उसके बाद लास्ट की लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने ऊपर बताई थी आपको, उपयुक्त सभी नाम एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे पिता को संदर्भित करते हैं। उपयुक्त सभी नाम मेरे पिता को संदर्भित करते हैं, मतलब ये उपयुक्त सभी नाम मेरे ही पिता के हैं और एक ही नाम है। ये हमारी घोषणा हो गई। अब नोटरी सेल ने जो मिसमैच के लिए हमसे कहा था कि आपका नाम मिसमैच है, आपके पिता का नाम मिसमैच है, तो हमने शपथ पत्र पेश कर दिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब का शपथ पत्र पेश कर दिया। इसके आगे हम चलते हैं, आगे एनरोलमेंट विवरण के बारे में सर आगे जानकारी देता हूं मैं। एनरोलमेंट विवरण मतलब वो जिसको आप कहते हैं शपथ पत्र भी आप कह सकते हैं, सॉरी शपथ पत्र नहीं, वो सनद नंबर जो आपका वहां पे पंजीयन हुआ था स्टेट बार काउंसिल में, ये वो है। मेरा एनरोलमेंट नंबर आप लिख दें उसमें से देख के पूरा के पूरा, जो दिनांक को मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल द्वारा जारी किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल का मैंने उल्लेख लिख दिया है, और आप ऑल इंडिया में जिस भी स्टेट से हैं वहां आप आपकी स्टेट का नाम और आपका एनरोलमेंट नंबर लिख दें। ये ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स के लिए एक आइडियल ड्राफ्ट है एफिडेविट की, और उम्मीद है कि इसमें कोई बात छूटेगी नहीं। अब इसके आगे हम चलते हैं नोटरी आवेदन विवरण, इसकी भी हम इसमें जानकारी समावेश कर लेते हैं। चौथा नंबर का है शपथ पत्र का कॉलम। मैंने भारत सरकार द्वारा दिनांक 14/5/2021 को मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रकाशित नोटरी के अंतिम सूची में क्रमांक, वो जगह छोड़ना है जो सीरियल क्रमांक ऊपर से चला आ रहा है, और आवेदन संख्या, संदर्भ संख्या, वो जो आपका जो भी हो, आप पूरे ऑल इंडिया में जिस भी स्टेट में हो आपको आपकी ही लिखना है। ये तो बतौर एक काल्पनिक रूप से मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए, के साथ अपना नाम। आप अब नाम भी सर आपको वही लिखना है जो उसमें लिखा हुआ है आपकी सूची में, जो मैंने आपको बताया था। वो सूची आप देख लें, आप सभी पूरे ऑल इंडिया में ऐसी आई है ये नाम। ये तो मैंने एक पेज की कर ली, बाकी वो 50, 70, 80, 100, 150 ऐसे पेजों में भी है, तो आप वो सभी पूरी डिटेल उस हिसाब से आप उसमें देख लें। वो सेम टू सेम अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में बेशक वैसी आप लिख दें, इसमें कोई कमी बेशी ना रखें। इस बात का सर आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने कोई कमी बेशी रखी तो हो सकता है कि वो डिफेक्ट में लेके, और अभी नहीं तो फिर हमें बाद में फिर भेज दें कि आपकी ये कमी और रह गई। इसलिए मैंने पूरी डिटेल के साथ सारे कॉलमों को इसमें सर शामिल कर लिया। अब इसमें आता है, मैंने नोटरी पोर्टल पर अपने सभी दस्तावेज अपलोड कर दिए। ये चारों कॉलम पेरा भरने के बाद आपको ये डिटेल इसमें आखिरी में लिखना, और फिर उसके आता है 5वें नंबर पे घोषणा।
मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज सत्य, सटीक और सही हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है घोषणा। मैं इस शपथ पत्र के माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि मेरे नाम और मेरे पिता के नाम में पाई गई विसंगतियों को इस शपथ पत्र के आधार पर सही माना जाए। मेरे और मेरे पिता के नाम, कई बार ऐसा भी होता है कि वो पिता के बारे में नहीं बोलते हैं, सिर्फ आपके ही बोलते हैं। तो आप शपथ में, इस शपथ पत्र में जो एक आइडियल शपथ पत्र है, इसमें आप आपके नाम की औथ ले लें। ये पिता के बारे में है तो पिता के नाम का उल्लेख करके आप उसकी शपथ ले लें और शपथ पत्र पेश कर दें। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें खुद को दिखाई देता है कि यहाँ गलती है, जैसे मंगालाल, MANGA और कामा डेश छोड़ के LAL, ये 10th की अंक सूची में लिखा है। और मंगीलाल, MAGILAL, तो जाहिर सी बात है सर, ये एक ही लाइन में लिखा हुआ मंगीलाल, वो मंगा और फिर डैश करके लाल लिखा हुआ। तो इस प्रकार की अगर हमें खुद को भी दिखती है तो एक लाइन में अगर हम उसका उल्लेख भी कर देते हैं तो उसमें कोई हमारा नुकसान नहीं होगा सर। अगर नोटरी सेल ने हमें क्यूरी नहीं भी भेजी है तो हो सकता है वो बाद में भेज दे, इसलिए अगर हम लिख देते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। आखिरी में आएगा सर सत्यापन, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के जज साहब के द्वारा किया जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMFC फर्स्ट क्लास। नोटरी एडवोकेट का एफिडेविट वहां पे नहीं देना है, आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ही देना है। मैं यहाँ पे जज साहब सत्यापन में मैं जगह छोड़ना, उपरोक्त कथनों को शपथ पूर्वक सत्य और सही मानते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करता हूँ। सत्यापित दिनांक, स्थान शुजालपुर, यहाँ आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। सत्यापन नीचे आएगा, मैंने आपको अभी कह दिया वो नीचे आएगा। ये तो आपका सत्यापन हो गया। और सत्यापन अधिकारी द्वारा प्रमाणन, ये वो है सर जो मैंने अभी आपको पहले ही बोल दिया था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का। यह शपथ पत्र मेरे समक्ष दिनांक जगह छोड़ देना, आपको जो भी तारीख को जज साहब करेंगे द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे मैंने सत्यापित किया। नीचे हस्ताक्षर, मोहर, JMFC महोदय, तहसील और जिला और स्टेट आपका नाम आ जाएगा। तो ये सर हमारे एफिडेविट की ड्राफ्ट हो गई। इसी ड्राफ्ट को मैंने पूरी डिटेल के साथ अंग्रेजी में भी तैयार किया है, जो इस ई बुक के अंदर है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंग्लिश की ड्राफ्ट है, ऊपर हिंदी की ड्राफ्ट थी, इसी के अंदर से पढ़ के बताइए। ये एक ई बुक है। ई बुक क्या सर खेलें, एक नोट्स है सर, जिसको मैं इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेश कर दी है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अमेजोन की साइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पे अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो 99 रुपीज कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। सभी बुकों की एक ही है, चाहे छोटी हो कि बड़ी हो, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। और इसमें मैंने और भी आगे कुछ निर्देश दिए हैं, उसके बारे में परिचय करा देता हूं मैं। शपथ पत्र और डिफेक्ट क्लियर करने के लिए आवश्यक जानकारी क्या क्या हो सकती है, नोटरी सेल में शपथ पत्र का क्या महत्व है, इस बारे में शपथ पत्र तैयार करने में ध्यान रखने योग्य बिंदु, नोटरी सेल के डिफेक्ट क्लियर करने के लिए सामान्य दस्तावेज क्या क्या होंगे, डिफेक्ट क्लियर करने की प्रक्रिया क्या होगी, ये भी इसी ई बुक में बताया गया है। शपथ पत्र में सामान्य त्रुटियां और समाधान, ये इसमें भी बताया गया है। नोटरी आवेदन से संबंधित प्रासंगिक कानून, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी आपको बता दिया था, उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। नोटरी अधिनियम 1952, नोटरी नियम 1956, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और ई बुक में शामिल अन्य सहायक सामग्री के बारे में बताया है। कुछ डिस्क्लेमर भी इसमें बताई गई है। और डिफेक्ट को अगर आपको क्लियर करना है संबंधित दस्तावेज अपलोड करने में, तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक संभावित रूप से तैयार किए गए मेरे द्वारा, जिससे आप लोगों को आसानी हो सके। जैसे नाम मिसमैच के बारे में, पिता के नाम के मिसमैच के बारे में, जैसे कि डिफेक्ट में आपके पिता के नाम और शपथ पत्र और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में अगर अंतर है तो समाधान है कि एक अतिरिक्त शपथ पत्र आपको तैयार करें। उसमें बताया, इसमें एनरोलमेंट सर्टिफिकेट डबल अपलोड क्यों करना है। कई बार मांग कर लेते हैं कई डॉक्यूमेंट्स, एनरोलमेंट ही नंबर नहीं, कई बार 10th की अंक सूची है, कोई भी दस्तावेज जो उनको वहां भद्दा दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो 2 MB में वो बोलते हैं कि इसको आप डबल से अपलोड करें। आप शपथ पत्र नोटरी JMFC अपलोड करते समय आपको ध्यान रखना है उसके साइज के बारे में, डिफेक्ट क्लियर करने में एक ही शपथ पत्र में शामिल करने वाले बिंदु। कई बार पिता के द्वारा डिफेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक को भी बोलते हैं और स्वयं को आपकी भी स्पेलिंग या कुछ नाम मिसमैच को दुरुस्त करने को बोलते हैं, तो आप दोनों के एक ही एफिडेविट में ले लें। ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए अलग अलग बनाएं। जो मैंने ड्राफ्ट आपको ऊपर लिख के दी है उसमें दोनों का शामिल है। यदि एक है तो आप उसको एक में भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से नोटरी सेल में JMFC शपथ पत्र की आवश्यकता क्यों होती है, एक सामान्य जानकारी सर मैं दे देता हूं आपको कि आखिर नोटरी JMFC का इतना महत्व क्यों है। क्योंकि कानूनी वैधता सर, JMFC द्वारा सत्यापित शपथ पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत की गई जानकारी सत्य और प्रमाणिक है।
यह दस्तावेज अदालत में भी मान्य होता है और इसे सरकारी विभागों द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्योंकि जज साहब ने तैयार किया है सर, अब जज साहब ने अगर सत्यापित कर दिया तो उसके सत्यापन पे तो प्रश्न चिन्ह लगने का तो सवाल ही नहीं है सर। डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए यदि आवेदन या दस्तावेज में नाम, पता, जन्म तिथि या अन्य विवरण में कोई त्रुटि हो तो नोटरी सेल को इसे सही करने के लिए एक अधिकारी को प्रमाणित दस्तावेज चाहिए होता है। वो क्या हो सकता है? वो जेएमएफसी महोदय के द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र ही होगा सर। वो जेएमएफसी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र इस त्रुटि को ठीक करने का आधार बनता है। नंबर तीसरा, उच्च स्तर का प्रमाण। आखिर इसका इतना महत्व है तो महत्व क्यों है? क्योंकि उच्च स्तर का प्रमाण है। नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेज से अधिक जेएमएफसी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र को अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। यह उच्च स्तर का सत्यापन है और जो किसी भी विवाद की संभावना को समाप्त कर सकता है। मतलब किसी भी प्रकार की जो है कि विवाद की संभावनाओं को समाप्त करता है ये। नंबर चौथा इसका, सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता। सरकारी विभाग जैसे कि नोटरी सेल या सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी दस्तावेज सत्य और प्रमाणिक हों। जेएमएफसी का सत्यापन या पुष्टि करता है कि शपथकर्ता ने अदालत के समक्ष शपथ ली और सभी जानकारी सही है। डिफेक्ट की प्रकृति, यदि त्रुटि गंभीर हो जैसे कि नाम, पिता का नाम या पहचान से संबंधित मुद्दे, तो नोटरी सेल को उच्च प्रमाणिकता वाले दस्तावेज की आवश्यकता होती है जो नोटरी एडवोकेट से पूरी नहीं हो पाती है। इस स्थिति में जेएमएफसी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र आवश्यक हो जाता है। भविष्य में विवाद से बचाव भी होता है सर। इसमें कैसे होता है? जेएमएफसी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। 191, 193 के तहत दंडनीय अपराध भी अगर आप झूठा शपथ पत्र देते हैं तो सजा का भी प्रावधान है सर आईपीसी के तहत। नोटरी आवेदन की प्रक्रिया की शर्त। नोटरी सेल में आवेदन के लिए अक्सर यह शर्त होती है कि यदि कोई त्रुटि हो तो उसे अदालत द्वारा प्रमाणित दस्तावेज के माध्यम से ठीक किया जाए। जेएमएफसी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र इस शर्तों को पूरा करता है। निष्कर्ष और इसमें अंत में ई बुक का समापन है। ये सर ई बुक है जिसके अंदर से ही मैंने पढ़ के आपको आगे की सभी जानकारी बताई है और मैं स्क्रॉल करके ऊपर भी ले जा रहा हूं मैं। इसमें और भी कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी मैंने दी है और महत्वपूर्ण तो ड्राफ्ट ही है। उस ड्राफ्ट में सारे कानून आ चुके हैं। सारे कानूनों के तहत उस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। ये ई बुक का ऊपर आपको नाम देख लें सर। ये ई बुक सर आप यहीं देख पाएंगे अगर आप अमेजोन तक पहुंच भी गए वीडियो के नीचे क्लिक करके। तो ये जो आप अभी ई बुक देख रहे हैं ये आप वहां नहीं देख पाएंगे क्योंकि अमेजोन बतौर विज्ञापन के सिर्फ 1 या 2 पेज ही दिखाता है। जब आप 99 रुपीज का भुगतान कर देंगे तब आपको वो बाकी के पूरे पेज दिखाएगा। तो इस प्रकार से आज का सर जो हमारा वीडियो था उसमें कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि आप जो है ये जैसा कि मैंने आपको अभी स्क्रीन पे खोल के दिखाया था उसका ये पेज है। इसकी आप प्रिंट आउट निकाल लें सर। जैसे ही आप नोटरी पोर्टल पर लॉगिन में रजिस्ट्रेशन करके अंदर जाएं तो जो फर्स्ट पेज दिखाई देता है जिसमें एनआर और आपका नंबर और आपका नाम, पता और उधर क्लियर डिफेक्ट जो राइट साइड आसमानी रंग का दिखाई देता है उसका एक प्रिंट आउट आप निकाल के रख लें। वो क्यों रख लें वो भी बता देता हूं मैं आपको। उसके बाद वो पेज जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था उसकी कॉपी आप निकाल के रख लें। ये दोनों कॉपी आप रख लें निकाल के। और एक आप जब जाते हैं तो वो आपका आता है वो पूरा डिटेल के साथ जो आपने 8 दस्तावेज अपलोड किए पूरा दिखाई देता है। उस पेज को भी रख लें। ये तीनों आपको जज साहब को बताने के काम में आएंगे। आप जब जज साहब के सामने जब जाएंगे तो अपनी पूरी फाइल आप लेके जाएंगे। जो शपथ पत्र मैंने बताया ये इसी तरीके का एक शपथ पत्र आपको पहले से तैयार करना है। 50 रुपए के स्टाम्प पे सर आपको निकालना है। स्टाम्प पे निकालने के लिए भी आपको क्या करना है सर, मैं भी आपको वो इस शपथ पत्र भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो ऑफलाइन स्टाम्प आता है, आप चाहें तो उस पर भी करा सकते हैं। एक ऑनलाइन स्टाम्प आता है, ये आप देख रहे हैं। ये 50 रुपए का स्टाम्प है, ऑनलाइन स्टाम्प है और इसी के अंदर शपथ पत्र की ड्राफ्ट भी आ जाती है सर। ये आप देख रहे हैं जैसे कि इसी के साथ कंटिन्यूसली में आ जाता है। वो उसी में डीड टेम्पलेट का एक कॉलम होता है संपदा 2.0 के अंदर। जब आप संपदा 2.0 में जाते हैं तो जब जिससे भी आप निकलवाएंगे तो पहले वो डीड तैयार कर लेंगे और उसी डीड को उस शपथ पत्र के अंदर ही पेश कर देंगे, या आप इसको टाइप करके अलग से इसके नीचे भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जब इस शपथ पत्र को जज साहब के सामने रखेंगे तो जज साहब एकदम से चौंकेंगे या देखेंगे या जो भी करेंगे। वो एकदम से तो हाँ नहीं करते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर रख लेते हैं कि हम इसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद हम आपको बताएंगे, कल परसों में हम जवाब देंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट बार आप सभी लोगों ने भी किया होगा
प्रकार की समस्याओं का सामना कई लोगों का आसानी से भी हो गया होगा, किस्मत वाले अगर वो होंगे तो। बाकी आपने भी समस्याओं का सामना किया होगा, और अभी फिर आप सभी नोटरी ऑल इंडिया के एडवोकेट्स के सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि नोटरी सेल डिफेक्ट निकाल रहे हैं। 50% लोगों के सामने समस्या आ रही है सर। किसी के नाम में मिसमैच है, किसी की स्पेलिंग में मिसमैच है, किसी के पिता के नाम में मिसमैच है, किसी का सरनेम नहीं लगा हुआ है, किसी का सरनेम 10th 12th में नहीं लगा है तो पता लग रहा है कि ग्रेजुएशन में सरनेम लग गया, किसी का शादी के बाद नाम बदला गया, शादी के बाद सरनेम बदला गया। मतलब 50% से ऊपर लोगों को सर नोटरी सेल के द्वारा लगभग सूचनाएं दी जा रही हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बिल्कुल ना घबराएं। और काफी लोगों के सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिए भी जा चुके हैं। मेरे एक व्यूअर्स हैं महाराष्ट्र के, एडवोकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं आया है, और काफी लोगों का नहीं आया है सर। मेरा भी अभी नहीं आया है, मेरा भी डिफेक्ट निकाल दिया जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिसमैच जो बताया। तो एफिडेविट मेरे भी द्वारा तैयार किया जा रहा है, इसलिए मैंने बतौर जानकारी का आपको भी शेयर कर दी कि अगर कोई लोग परेशान होंगे तो उनकी परेशानी दूर हो जाए और उनको आसानी मिले और एक हिम्मत भी पैदा हो। क्योंकि व्यक्ति अकेला अचानक घबरा जाता है कि अरे मेरे साथियों का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ गया और मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं आया, अब क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप चिंता ना करें, इंशाल्लाह सभी का आएगा सर। आप अपनी जगह कोशिश करते रहें। ये जो आप भेज दें क्यूरी, क्योंकि उन्होंने चयन तो सभी अधिवक्ताओं का कर लिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक आपको छोड़ देंगे दूसरों को दे देंगे। भाई 2000 की रसीद उन्होंने जमा करा ली, एनओसी उन्होंने जमा करा ली, सारी पूर्ति कर ली, सिर्फ वेरिफिकेशन है ये। और वो उनकी जगह सही भी है, क्योंकि वो अगर डिफेक्टेड नाम को लेके बिना किसी आधार के अगर जारी कर देंगे तो कल से वो भी परेशानी में पड़ सकते हैं, नोटरी सेल वाले भी। कम से कम उनको दिखाने के लिए कुछ तो होगा कि इन्होंने हमें एफिडेविट दिया था, या कोई भारी नाम मिस्टेक है तो गजट का नोटिफिकेशन ला के दिया था। वो गजट का नोटिफिकेशन सर वो स्थिति तब लागू होती है जनरली, जहां तक मेरा नॉलेज है, सामान्यता मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी व्यक्ति का नाम रामचंद्र है और उसने जगत मोहन नाम कर लिया, मतलब 10th में उसका नाम रामचंद्र है और बाद में उसने जगत मोहन कर लिया। अब ये तो जमीन और आसमान का फर्क हो गया सर। तो व्यक्ति बदला गया। अब नहीं तो जनरली नाम व्यक्ति का वही है, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, सरनेम की मिस्टेक है, जैसे कि राम लखन है और बाद में शर्मा लग गया। 10th 12th में सिर्फ मनमोहन है और बाद में मनमोहन सिंह हो गया, या जो भी आपका सरनेम लग गया, तो ये एक अलग स्थिति है। तो संभवतः इस प्रकार की प्रॉब्लम्स उम्मीद है सर कि एफिडेविट के जरिए सभी की दूर हो जाएंगी और सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा। आप जब जज साहब के समक्ष जाएं तो सभी डॉक्यूमेंट्स को सर साथ में जरूर लेके जाएं, क्योंकि जज साहब बड़ी बारीकी से देखेंगे, आपके आधार कार्ड को भी देखेंगे, आपकी एलएलबी की अंक सूचियों को, सनद को, और आपने जो आवेदन दिया वहां। और आपको ये कागज जरूर ले जाएं जो मैंने आपको बताए थे, ये 3-4 निकाल के, ताकि उनको पता लग पाए कि आखिर इनको आवश्यकता कहाँ है। वो सबसे पहले यही सवाल पूछेंगे, तो इसलिए आप इन सब चीजों को सर साथ में लेके जाएं। तो आज का हमारा जो वीडियो था सर मुख्य रूप से एफिडेविट की ड्राफ्ट के ऊपर ही था, और सभी नोटरी एडवोकेट्स को नोटरी प्राप्त हो, और कोई भी व्यक्ति ना रहे बाकी सर। ऑल इंडिया में जितनों का चयन हुआ है सभी को नोटरी का सर्टिफिकेट दिया जाए, और सभी अपने कार्य को करके उन्नति और तरक्की हासिल करें। जिनको प्राप्त हो गया है वो तो काफी खुश हैं, और जिनको प्राप्त नहीं हुआ है वो थोड़े से उदास से हैं। तो आप उदास ना हो, आप विश्वास रखें, सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जरूर प्राप्त होगा। लेकिन आप थोड़ी जागरूकता से जरूर काम लें। आप हाथ पे आग रख के ना बैठें, इस उम्मीद में ना बैठें कि आपको ईमेल पे वहां से कोई क्लियरिफिकेशन का नोटिस आएगा। बिल्कुल नहीं बैठे सर। आप तुरंत लॉगिन करें, रजिस्ट्रेशन जाके वहीं देखें, आपको वहीं दिखाई देगा। आप अगर बैठे रहे तो 2 महीने भी बैठे रहेंगे सर। आप खुद ही लेट होंगे, कोई दूसरा लेट नहीं करेगा। वो तो तुरंत वो डिफेक्ट क्लियर करना है वहां पे, उसमें नोटिस में आपको साफ दिखाई देगा। आप उसमें लॉगिन करके जाए और तुरंत चेक करें, और उस पे जो मैंने आपको स्क्रीन पे बताया था वो देखें। और अगर आपकी जो भी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत आप क्यूरी करके उसको पूरा करें। एफिडेविट की ड्राफ्ट और जरूरी कानून मैंने इसके अंदर लिख दिया है। शॉर्ट नोट्स जो मैंने तैयार किए, इसको ई बुक अमेजोन पर अपलोड होती है तो वहाँ नाम ई बुक दिया जाता है। इसके अलावा उसको कुछ कहते भी नहीं है वहां पे, बल्कि एक शॉर्ट नोट्स है वो आपकी गाइडलाइन के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने वो बना दिया है तो वो बिल्कुल परमानेंट फिक्स ही हो गया, पत्थर की लकीर। एक सिर्फ आपके एक गाइडलाइन के लिए है। आप उसको अपने नॉलेज में जब उपयोग करें तो आप भली भांति जांच परख लें आपकी परिस्थिति और कंडीशन के हिसाब से, ताकि आपको आसानी और सहयोग मिल सके।
तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।